सेहतनामा। श्रोताओं नमस्कार। सेहतनामा में आज सुनिए ENT से जुड़ी समस्याएं और समाधान, इस विषय पर प्रोफेसर डॉक्टर मिलिंद भोई से जयंत पात्रिकर की बातचीत। आज सुनिए पहली कड़ी। नमस्कार श्रोताओं। तंदुरुस्ती हजार नियामत, ये कहावत हम सभी ने सुनी है। तंदुरुस्ती रखने के लिए, शरीर को संभालने के लिए, तबीयत को ठीक ठाक रखने के लिए हम सभी कुछ न कुछ कोशिश करते रहते हैं, मगर कभी न कभी हमें चिकित्सक के पास यानी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत पड़ती ही है। शायद ही कोई होगा, बिरला कोई होगा कि जिसे डॉक्टर को दिखाने की जरूरत ना पड़ती हो। अब जहां तक डॉक्टर्स की बात है, आजकल जहां तहां विशेषज्ञ हमें दिखाई देते हैं। शरीर के हर हिस्से के लिए, हर भाग के लिए कोई न कोई विशेषज्ञ होता है जिनके पास हम जाते हैं। बहरहाल आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है सुप्रसिद्ध ENT सर्जन डॉक्टर मिलिंद भोई जी को। आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं इस ENT के बारे में। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है विविध भारती के स्टूडियो में आपका। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल तो आपसे ये है कि ये जो मेडिकल प्रोफेशन है, हम सुनते हैं कार्डियक सर्जन होते हैं, मतलब हृदय रोग विशेषज्ञ होते हैं, जैसे नेत्र रोग विशेषज्ञ होते हैं, आई स्पेशलिस्ट होते हैं, और किडनी के जो विकार होते हैं उनके एक अलग स्पेशलिस्ट होते हैं। तो ये आपका जो है ENT स्पेशलिस्ट हैं आप। ये ENT क्या होता है? ENT का मतलब है ईयर, नोज और थ्रोट, यानी कर्ण, नासिका और कंठ। यस। ये जैसा आपने बताया कि किसी एक ऑर्गन का एक स्पेशलिस्ट होता है, जैसे आई स्पेशलिस्ट है जिसको हम ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बोलते हैं, या हार्ट स्पेशलिस्ट है उसको हम कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। लेकिन यहाँ आपको ऐसा दिखेगा कि ये तीन चीजें इकट्ठा है। ENT, ईयर स्पेशलिस्ट अलग नहीं होता है, नोज स्पेशलिस्ट अलग नहीं होता है, थ्रोट स्पेशलिस्ट अलग नहीं होता है, तीनों का मिलके होता है। आप इसे कह लीजिए कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश। अच्छा। क्योंकि ये जो तीन ऑर्गन्स है, ईयर, नोज और थ्रोट, इनका जो एनाटॉमी है, जो संरचना बोलेंगे हम उनको, वो एक साथ से एक दूसरे से जुड़ी हुई है। उनका जो कार्य पद्धति है जिसको हम फिजियोलॉजी बोलते हैं, वो भी एक साथ में जुड़ी हुई है। अच्छा। और उनका लोकेशन भी बहुत विसिनिटी में, नजदीक है। तो किसी एक ऑर्गन का ट्रीटमेंट करते समय और दो ऑर्गन को ख्याल में लेना जरूरी है। जैसा कि मैं बताऊंगा, अगर आपको जुकाम है, सर्दी है, तो नाक का रिलेटेड हुआ। अगर वो सर्दी ज्यादा दिन तक अंदर स्टैग्नेट हुई तो कान में दर्द हो जाएगा जी। तो, और वो सर्दी पूरा नीचे पोस्ट नेजल ड्रिप बोलते हैं हमको, गले में चली जाती है तो आवाज चेंज हो जाता है। तो सर्दी के इलाज करते वक्त नाक का, कान का और गले का, तीनों का इलाज करना होता है। ज्यादातर बच्चों में अगर वो सर्दी और जुकाम पूरा स्टैग्नेट हुआ, अंदर रुक गया, अगर वो बाहर नहीं निकला, तो अंदर एक ट्यूब होता है जिसको हम यूस्टेशियन ट्यूब बोलते हैं, जो नाक और कान को जोड़ देती है। वो ट्यूब में से पूरा जुकाम, सर्दी कान में चला जाता है। वहां प्रेशर देके कान का जो पर्दा है, जिसे हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं, अच्छा। उसको परफोरेट करके वो सर्दी बाहर निकलती है। जैसे हम उसको लेमैन बोलते हैं, कान फूट गया है, कान में से पस आ रहा है। तो ये तीनों चीजें एक साथ में काम करती है। उनका पूरा मोडस ऑपरेंडी कहेंगे हम, वो एक साथ में, इसलिए ये तीनों के विशेषज्ञ एक ही होते हैं। यानी हम कहेंगे कि हमारी गर्दन से लेकर सिर तक जो चेहरा है, ये तीनों अवयव हमारे उसी में समाये हुए हैं और कहीं न कहीं अंदर ये एक साथ मिलते हैं। माउथ कैविटी में, जैसे कान में अगर कोई दवा डाली जाए तो कहीं थोड़ा सा टेस्ट उसका जो है हमारी जुबान पे आता है। अगर कान का जो पर्दा है, जिसे हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहते हैं, अगर उसमें छेद है, जिसे हम परफोरेशन कहते हैं, अगर वो दवाई हम कान में डालेंगे तो छेद से वो मिडल ईयर में आ जाएगा। अच्छा। और मिडल ईयर से अभी जो मैंने बताया आपको, यूस्टेशियन ट्यूब है, वो थ्रोट में आ जाती है। तो दवाई गले में आ जाएंगी। दैट इंडिकेट्स, दैट प्रूव्स कि आपके कान के पर्दे में छेद है। अगर वो दवाई अंदर नहीं आती है गले में, तो इसका मतलब आपका कान का पर्दा ठीक है। ये उसका मीनिंग है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सब स्पेशलिस्ट तो उतने इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन ENT सर्जन या ENT स्पेशलिस्ट ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपकी गर्दन उसके हाथ में है। हम जब ENT स्पेशलिस्ट बोलते हैं तो इसको तीनों को एक साथ क्यों मेंशन किया जाता है, ये अभी आपने बताया। यस। मगर ईयर स्पेशलिस्ट या नोज स्पेशलिस्ट, थ्रोट स्पेशलिस्ट अलग अलग होते ही नहीं है। नहीं। अच्छा,
अगला सवाल ये है आपसे मेरा कि ईएनटी यानी जिसे कान नाक गले के स्पेशलिस्ट माने जाते हैं, तो ये तीनों जो हमारे अवयव है इनकी जो तकलीफें हैं ज्यादातर बच्चों में ये तकलीफें देखने को मिलती है, वयस्क व्यक्तियों में कम होती है, ऐसा क्यों है? इसकी वजह यह है कि बच्चों में जो मैंने तभी बताया आपको, जो ट्यूब होता है यूस्टेशियन ट्यूब, जो मिडल ईयर को और थ्रोट को ज्वाइन करता है, ये बच्चों में इसका लेंथ जो है वो कम होता है और वो कम ऑब्लिक होती है। तो जो सर्दी जुकाम जो नाक में है वो ज्यादा इजीली वो ट्यूब में से कान के अंदर चली जाती है और कान को पर्दा जो फोड़ के उसको छेद करके सर्दी बाहर आती है। तो यही वजह बच्चों में ईएनटी के प्रॉब्लम ज्यादा होने की वजह ये है। हम और भी विस्तार से आज के विषय पे बात करेंगे। 3 अवयव है तो हर अवयव को लेकर अलग अलग बातें होंगी, मगर हमारे कार्यक्रम का जो रिवाज है कि हम अपने मेहमान की पसंद के गाने सुनते हैं, तो आज पहला गाना आप हमें कौन सा सुनवा रहे हैं? ऐसा तो मुझे बहुत सारे गाने पसंद है, लेकिन मैं शुरुआत हमारे जो बहुत ही प्यारे, जिनको मैं पापा के जैसा मानता हूँ, हमारे प्यारेलाल जी। अच्छा। हमारा उनका 25 साल से स्नेहपूर्ण संबंध है। जी जी जी। हालांकि हमारे क्लिनिक का ओपनिंग भी प्यारे जी ने किया है। हम उनको बाबूजी बोलते हैं प्यार से। कि जो बच्चे बोल नहीं पाते, पहले गूंगा कहा जाता था, एक तरह से दिव्यांग होते हैं, बात नहीं कर सकते, तो उसकी क्या वजह हो सकती है कि वो बोल नहीं पाते, और क्या उस पर कोई ट्रीटमेंट है? दिस इज कॉल्ड डेफ म्यूटिज्म, हम उसे कह सकते हैं। देखो, बहुत सारे बच्चों में बात करने की जो सिस्टम है वो तो नॉर्मल होती है, फिर भी वो बात नहीं कर पाते। हमें ये बताना जरूरी है कि बात करने का पहला स्टेप सुनना है। अगर आप अच्छी चीजें सुनेंगे तो आप उसको वर्ड में ट्रांसलेट करके बात कर सकते हैं। अगर आपके सुनने में तकलीफ है तो यू कांट स्पीक। आपका बात करने का सिस्टम नॉर्मल है, फिर भी अगर आपको हियरिंग प्रॉब्लम है, आप वो वर्ड्स, वो मीनिंग अगर आपके दिमाग में नहीं जाएंगे तो यू कांट प्रेडिक्ट, यू कांट स्पीक। तो बहुत सारे बच्चों में ये तकलीफ होती है कि उनको सुनने में प्रॉब्लम होता है, दे कांट हियर प्रॉपरली, और सुनने में प्रॉब्लम होने की वजह से वो बात नहीं कर सकते। तो बेसिक ये उसकी वजह है। लेकिन अगर ये बच्चों का हम सुनने के लिए कोई ट्रीटमेंट करेंगे, अभी बहुत सारे ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं, जैसे कि कॉकलिया इम्प्लांट जैसी सर्जरी अभी करते हैं कि उनमें वो कॉकलिया इम्प्लांट करके उनको किसी स्पेशल ट्रेनिंग देके वो बच्चे बात कर सकते हैं। अच्छा। या कुछ कुछ बच्चों में ऑडियोमेट्री टेस्ट करके अगर उनकी सुनने की कैपेसिटी, सुनने की क्षमता अगर कम है तो उसको हियरिंग एड देके हम उनका हियरिंग इंप्रूव कर सकते हैं, और बाद में हियरिंग इंप्रूव होने के बाद में दे कैन स्पीक प्रॉपरली। अच्छा। तो जो आपने पहला मुझे सवाल किया कि तीनों इकट्ठा किए हैं, हाँ। इसकी वजह यही आप जान सकते हैं कि अगर वो ठीक से सुनेगा बच्चा तो ठीक से बोलेगा। अगर सुनने में तकलीफ है, फर्स्ट स्टेप ऑफ स्पीकिंग इज हियरिंग। अगर वो ठीक से सुनता है तो अच्छी बात करेगा। अगर तो वो जो आम भाषा में जिसे बहरापन कहते हैं, यस, वो श्रवण शक्ति कम होती है या होती ही नहीं है? दोनों होता है। अगर श्रवण शक्ति कम है तो उसको हम ऑडियोमेट्री नाम का टेस्ट करके हियरिंग एड, श्रवण यंत्र देके उसका श्रवण शक्ति इंप्रूव कर सकते हैं। लेकिन अगर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है या बहुत कम है तो उसको हम कुछ नहीं कर सकते। फिर जन्मतः ये विकार होता है, हाँ, उसकी क्या वजह होती है? अभी बहुत सारा उस पर रिसर्च चल रही है, लेकिन अभी वजह उसकी मिली नहीं है। लेकिन पहले क्या होता था कि बच्चा का जब जन्म होता था तो पहले इतना ख्याल में नहीं आता था, लेकिन अभी बहुत सारे उसमें इन्वेस्टिगेशंस आए। अगर 2 साल का या 3 साल का बच्चा हुआ है और बात नहीं कर रहा है तो इमीडिएटली हमें उसे डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए, ईएनटी सर्जन को कंसल्ट करना चाहिए। उसमें कभी टेस्ट आया बेरा, BERA, बेरा टेस्ट, ये टेस्ट है कि बच्चों का हियरिंग नॉर्मल है या नहीं है, उसमें तुरंत समझ जाता है। तो उसको 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का होने के बाद में टेस्ट करेंगे और फिर हमको ख्याल में आएगा कि वो सुन नहीं पाता है तो जरा ट्रीटमेंट में प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन अर्ली डायग्नोसिस के लिए ये जल्दी टेस्ट बेरा करते हैं हम, तो उसमें हमको समझ जाता है कि उसका हियरिंग नॉर्मल है या कम है, तो हिसाब से हमको उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जी जी। आगे बढ़ने से पहले एक और गीत हम सुनना चाहेंगे आपकी पसंद का। मुझे वो गीत सुनाना है जो कल्याण जी आनंद जी भाई ने उसको संगीत दिया है। आनंद जी भाई भी हमारे बहुत करीबी है, उनके साथ भी मेरे बहुत स्नेहपूर्ण संबंध है। और ये वॉइस केयर और एनटी के जो जर्नी है हमारा, इसमें आनंद जी भाई के ने बहुत हमें शुभाशीर्वाद दिए। तो उनका गीत मैं पेश करना चाहूंगा, आया जो किसी पे प्यार क्या कीजिए। क्या बात है। जी जी जी। तो इस बढ़िया से गाने के बाद अगला सवाल आपसे डॉक्टर साहब ये है कि उम्र ज्यादा होने के बाद, यानी सीनियर सिटीजन खासतौर से जो होते हैं, उनमें सुनने की दिक्कत आती है, वो धीरे धीरे उनकी श्रवण शक्ति कम होती जाती है, तो उसका डायग्नोसिस किस तरह से किया जाता है और उसमें किस तरह की ट्रीटमेंट होती है, क्या रोल होता है उस ट्रीटमेंट का? हम इसमें 2 भाग कर सकते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में वो लोग हैं
जिनका प्रोफेशन नॉइजी एनवायरनमेंट में है या कंपनी में काम करने वाले लोग, पीएमटी ड्राइवर्स, कंडक्टर्स, कोई फैक्ट्री में काम करने वाले लोग, जहाँ बहुत सारी आवाज उनके कान पे बहुत देर तक होती है, या सब्जी मंडी में सब्जी बेचने वाले लोग, फिश मार्केट में काम करने वाले लोग, इनको बहुत सारा उनका उम्र जिंदगी पूरा नॉइजी माहौल में जाता है। तो उनको आफ्टर सम एज 55, 56, 60 सुनने में थोड़ी दिक्कत हो जाती। दैट इज कॉल्ड सेंसरी न्यूरल डेफनेस। और पार्ट बी जो है कि जो उम्र के हिसाब से सुनने में कम आता है। नॉर्मल आदमी है, अगर वो 70, 75, 78 तक जाता है तो कुछ कुछ लोगों में सुनने की क्षमता कम हो जाती है। दैट इज कॉल्ड सेनाइल डेफनेस और सेंसरी न्यूरल डेफनेस अगेन। तो इसमें एक ऑडियोमेट्री नाम का टेस्ट होता है। उसमें जैसा हम हार्ट का ईसीजी निकालते हैं वैसा दोनों कान को माइक्रोफोन लगा के उसका ग्राफ निकालते हैं। उनका लेफ्ट कान का, लेफ्ट ईयर का हियरिंग कैपेसिटी कितना है, राइट का कितना है, उसमें कौन सा टाइप का हियरिंग लॉस है, और फिर उसमें ऑपरेशन करना है या दवाई देना है या फिर हियरिंग एड लगाना है। अच्छा। ये पूरा वो ऑडियोमेट्री का रिपोर्ट पे डिसाइड करता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को वो ख्याल में नहीं आता कि मुझे सुनने को कम आ रहा है, एक्सेप्ट नहीं करते। जब रिलेटिव्स या घर वाले बोलते कि हम टीवी पे प्रोग्राम देख रहे हैं, हम नॉर्मल आवाज में सुन रहे हैं, लेकिन ये रिमोट लेके उसकी आवाज बढ़ा देते हैं, तो दैट इज इंडिकेटिंग साइन कि उनको सुनने में कम आ रहा है। हाँ। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि नो वन सिंपथाइजेज डेफ। अगर आप ब्लाइंड हो तो लोग आपको मदद करेंगे, सिंपैथी मिलेगी। और कोई आपको फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो लोग आपको रिस्पेक्ट देंगे। लेकिन अगर आप बहरे हो तो सिंपैथी नहीं देते, तो उसका पूरा मजाक उड़ाते हैं। तो इसलिए भी जिनको सुनने को कम आता है वो जल्दी वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते कि मुझे सुनने में कम आ रहा है, और डिलेड डायग्नोसिस डिले हो जाते हैं तो ट्रीटमेंट डिले हो जाता है। और काम से संबंधी भी एक बहरापन आता है, जैसे एयर टाइट और साउंड प्रूफ स्टूडियोज में जो लोग काम करते हैं, ज्यादा देर और बहुत ऊंची आवाज में वो फिर सुनते हैं जो कुछ भी रिकॉर्डेड मटेरियल है, तो उनके कानों पर भी असर पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है। दीज आर कॉल्ड प्रोफेशनल हैजार्ड्स, कि आपके काम करने की वजह से आपको तकलीफ हो सकती है। जो ऐसे लोग हैं प्रोन, जो ऐसे माहौल में ज्यादातर काम करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आफ्टर एज ऑफ 55 और 56 जैसा हम ईयरली चेकअप करते हैं, शुगर चेक करते हैं या 2D को निकालते हैं, ईसीजी निकालते हैं, क्रिएटिनिन लेवल, एलएफटी, आरएफटी जो करते हैं, रूटीन टेस्ट, मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रोफेशन में जिन्होंने अपनी जिंदगी बिताई है तो वंस इन ए ईयर, साल में एक बार उन्होंने ऑडियोमेट्री भी करना चाहिए कि हमारा हियरिंग कैपेसिटी नॉर्मल है या नहीं है। अगर वो कम है तो अभी बहुत सारे हियरिंग एड्स है, बहुत सारी अच्छी ट्रीटमेंट है। पुराने जमाने में हियरिंग एड ऐसा बड़ा होता था जिसे हम श्रवण यंत्र कहते हैं, वो पॉकेट में रखते थे और उसका वायर होता था, सबको समझ जाता था कि ये इसमें सुनने की तकलीफ है और ये मशीन यूज कर रहा है, श्रवण यंत्र यूज कर रहा है। लेकिन अभी बहुत एडवांस उसमें टेक्नोलॉजी आई है, बहुत माइन्यूट साइज के हियरिंग एड्स है जो कान के पीछे होते या कान के अंदर होते, तो सामने वाले को समझ में नहीं आता है कि इसने हियरिंग एड लगाया है। वायरलेस होते हैं और दैट आर ऑल्सो प्रोग्रामेबल, उसको आप लैपटॉप पे प्रोग्रामेबल कर सकते हैं, उसका एक्सिस आप मोबाइल पे ले सकते हैं आपके। अगर आप कोई शादी में गए, कोई फंक्शन में गए, नॉइजी एरिया में गए, तो अपने आप वो आवाज कम कर देता है, और जब आप साइलेंट जोन में जाते हो तो अपने आप आवाज बढ़ा देता है। तो यू हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट, देन यू विल गेट द प्रॉपर ट्रीटमेंट अर्लियर। आप ईएनटी स्पेशलिस्ट है और अभी फिलहाल तो हमारे सवालों में सुनने पर ज्यादा बातें हो रही है, तो कौन सा गीत सुनवा रहे हैं आप? मुझे वापिस कल्याण जी आनंद जी का गीत याद आ रहा है जी। चारुकेशी राग में बंधा है गीत, और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही नाम लिखा रखा है। और उसमें एक बहुत अच्छी लाइन है, हाँ। दिल ने यार की पूजा की है, प्यार का नाम खुदा रखा है। खूबसूरत गीत डॉक्टर साहब आपने सुनवाया हमारे श्रोताओं को, और आप हर गीत के साथ उस गीत का राग का नाम बता रहे हैं जिसमें वो गीत निबद्ध है। तो शास्त्रीय संगीत में भी आपकी वो गहरी रुचि है लगता है। नॉट ओनली शास्त्रीय संगीत, मेरी संगीत में रुचि है, क्योंकि अपने यहाँ संगीत ये भगवान की देन कहा गया है, और भगवान की पूजा करने का सबसे करीबी जो रास्ता है वो संगीत से, स्वर्ग से या सुर से जाता है। तो मैं सुरों की और सुरों की सेवा करता हूँ, और जो स्वर यात्री है, जो सुर यात्री है, उनकी सेवा करता हूँ मैं। क्या बात है। चलिए फिर से हम अपने विषय की ओर बढ़ते हैं, और फिर एक बार बच्चों के बारे में एक सवाल है कि बच्चों के कान से कभी कभी कुछ द्रव निकलता है, द्रव पदार्थ पानी जैसा कुछ निकलता है या पस आता है, उपाय क्या किए जाते हैं उस पे? वजह तो मैंने इसके पहले बताई है आपको, स्टेशन ट्यूब की वजह से सर्दी जुकाम पूरा कान में जाता है। हाँ। इसमें ट्रीटमेंट का 2-3 ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। जब भी कान में से पस आता है, हाँ, तो उसे क्लीन रखना चाहिए,
बार बार कॉटन से क्लीन करना चाहिए। वो जितना ड्राई रहेगा परफोरेशन उतना वो हील होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। यू कैन पुट एंटीबायोटिक ड्रॉप्स, सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स, एंटीहिस्टामिनिक। सर्दी अगर कम हुई तो वो पानी आने का जो तकलीफ है वो कम हो जाता है और मोर देन 50% आधे से ज्यादा बच्चों में अपने आप वो ठीक हो जाता है। लेकिन बार बार आपको सर्दी होती रही, जुकाम होता रहा और कान में से बार बार पानी आता रहा तो फिर उसका एक्सरे निकालने के बाद उसका ऑपरेशन का स्टेप लेना होता है। लेकिन बहुत सारे बच्चों में अगर सर्दी जुकाम कंट्रोल में रहा, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, फ्रीज वाला पानी या ठंडा पानी अगर ये अवॉइड करेंगे तो फिर वो तकलीफ अपने आप कम हो जाती है। और डॉक्टर साहब, डॉक्टर की सलाह से कान में दवाई डालना तो अलग बात है, मगर हमारे यहाँ पुराने जमाने से दादी के कहने पे, नानी के कहने पे तेल कुछ कोई होता है विशिष्ट प्रकार का और उसे गर्म करके कान में डाला जाता है। ये कहाँ तक ठीक है? ये तेल गर्म करके पूरा उसको प्योर करके डालना तो ठीक है, लेकिन बहुत बार क्या होता है कि बच्चों के कान के पर्दे में छेद होता है, उसमें से पानी या पीप बाहर आता है। तो ऐसे केस में अगर आप तेल डालेंगे तो वो परफोरेशन से, वो छेद से वो तेल अंदर मिडल ईयर में चला जाता है। दैट कैन गिव बर्थ टू कॉम्प्लिकेशन। तो ये चीजें थोड़ा ख्याल रखना जरूरी है। और जो बच्चों को कान की तकलीफ है, जिनको ईयर डिस्चार्ज या सुनने में तकलीफ है, तो उन्होंने स्विमिंग वो अवॉइड करना चाहिए। अगर आप स्विमिंग में जाएंगे तो पूरा जो पानी हो परफोरेशन से आपके मिडल ईयर में चला जाएगा और तकलीफ ज्यादा बढ़ेगी। तो वो बच्चों ने स्विमिंग अवॉइड करना चाहिए। ऑन द अदर हैंड जिनके कान नॉर्मल है, जिनको परफोरेशन नहीं है, छेद नहीं है, अगर वो बच्चे भी ज्यादा देर तक स्विमिंग करेंगे या उसमें जंप मारेंगे पानी में तो पानी का पूरा आघात कान के पर्दे पे होता है और उसको छेद कर देता है। तो ये चीजें थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। अगर स्विमिंग करना ही है तो ईयर प्लग्स होते हैं या पूरा कवर होने वाला जो फेस मास्क होता है या हेड मास्क होता है वो इस्तेमाल करना जरूरी है। जी, यहाँ एक गाना हो बात करते हैं जो पौगंडावस्था के बच्चे होते हैं, प्यूबर्टी जिसे हम कहते हैं, 16-17 साल की उम्र। इस उम्र में बच्चों की आवाज बदल जाती है, उसकी क्या वजह होती है? जब भी ये बच्चे 13, 14, 15, 16 साल के हो जाते हैं जी, तो सर्टन हार्मोनल चेंजेस टेक्स प्लेस। आपके शरीर में कोई हार्मोन चेंज हो जाते हैं और हार्मोन चेंज होने के साथ साथ जो हमारा आवाज का जो बॉक्स है, लैरिंग्स बोलते हैं हम जिसको, या वॉइस बॉक्स कहते हैं या वोकल कॉर्ड्स कहते हैं, उसका लेंथ बढ़ जाती है, उसकी इलेक्ट्रिसिटी बढ़ जाती है, उसमें चेंजेस हो जाते हैं। दैट इज नेचुरल चेंज, वो कोई बीमारी नहीं है। और वो चेंज होने से, साइज चेंज होने से आवाज की जो पिच है, आवाज की जो क्वालिटी है, आवाज का जो टोन है वो चेंज हो जाता है। तो ये बच्चों ने ख्याल में रखना चाहिए, स्पेशली जो सेलिब्रिटी सिंगर्स है बच्चे, लिटिल चैम्प्स, लिटिल वर्ल्डर जो अपना चैनल पे देखते, देखो वो बच्चे तो शुरू में बहुत अच्छी आवाज लगती है, बहुत अच्छे गाते हैं, लेकिन उनमें से मोर देन 70% बच्चे बाद में करियर नहीं कर पाते, वो भूल जाते, हमें दिखते नहीं कहाँ गए हो। इसकी वजह ये है कि सर्टन एज तक आपकी आवाज अच्छी है, लेकिन आफ्टर 14, 15, 16, 17, 18 ईयर्स इट इज गोइंग टू चेंज। ये हमें दिमाग में रखना चाहिए। वो चेंज एक्सेप्ट करने की मानसिकता तैयार होनी चाहिए बच्चों में और पेरेंट्स में। और ये चेंज जब होता है तो उसको पॉजिटिव वे में लाने के लिए कोई ट्रीटमेंट है, कोई काउंसलिंग है, वॉइस केयर ट्रीटमेंट, ये करना जरूरी होता है। क्या होता है, कम उम्र में बच्चों को पूरा वो ग्लैमर मिल जाता है, उनकी आवाज अच्छी होती है, उनको पूरा सेलिब्रिटी स्टेटस मिल जाता है, और बाद में आवाज चेंज होने की वजह से पूरा सिनेरियो चेंज हो जाता है, तो बच्चों पे इसका बुरा असर होता है। ये बात बच्चों ने ख्याल में रखनी चाहिए, पेरेंट्स ने ख्याल में रखनी चाहिए, और जो म्यूजिक स्कूल वाले लोग हैं उनके लिए भी ये मेरी सलाह है। बचपन से कोई संगीत सीख रहे हैं, खासतौर से गायन सीख रहे हैं, तो ये जो अवस्था है जिसमें शारीरिक बदलाव हो रहा है, और ऐसे में अगर गायन का स्ट्रेस एक तरह का उनकी आवाज पे अगर पड़ता है तो बुरा असर होता होगा उसका। बच्चों में जो मैंने बोला कि हार्मोन्स जो अपने शरीर में सीक्रेट होते हैं, उनका बहुत गहरा ताल्लुका, गहरा संबंध वॉइस के साथ। अगर फीमेल्स में, बच्ची में मेंस्ट्रुएशन शुरू होता है, मेनार्की हम उसे बोलते, तो हार्मोन्स सिक्रीशंस अलग है, उसकी आवाज चेंज हो जाती है। अगर उसका मेंस्ट्रुएशन पीरियड चल रहा है, हार्मोन्स अलग होते, उसमें आवाज चेंज हो जाती है। प्रेगनेंसी, उसमें आपके बदन में हार्मोन अलग अलग चेंज होते हैं, उसका लेवल कम ज्यादा होता है तो आवाज चेंज हो जाती है। उसमें भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर, पहले 3 मास, बाद में के 3 मास और आखिरी 3 मास, इसमें भी आवाज का वेरिएशन होता है। आफ्टर डिलीवरी सम हार्मोन चेंजेस, आवाज चेंज हो जाती है। आफ्टर मेनोपॉज अगेन हार्मोन चेंजेस, आवाज चेंज हो जाती है। जो फीमेल सिंगर्स है उन्होंने ये बातें पूरी ख्याल में रखना जरूरी है। अगर ये ख्याल में नहीं रखा तो उनको ऐसा लगता है कि मेरे आवाज में कुछ तो गड़बड़ हुई है, उसका फिर वो निगेटिव इम्पैक्ट होता है और डिप्रेशन में चले जाते हैं।
तो ऑन एवरी स्टेप व्हेनेवर हार्मोन चेंज इज गोइंग टू हैपन, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर वॉइस, यू हैव टू कंसल्ट ENT सर्जन एंड वॉइस केयर स्पेशलिस्ट। कार्यक्रम के इस मोड़ पे एक और गीत हम आपकी पसंद का सुनना चाहेंगे। मुझे SD बर्मन साहब का गीत बहुत याद आ रहा है, अहिर भैरव राग में इसको बनाया गया है जी। पूछो ना कैसे मैंने। बहुत ही सुंदर गीत आपने सुनवाया। और युग बीते मोहे नींद न आई, नींद से बड़ा गहरा रिश्ता है डॉक्टर साहब आवाज का और हमारे शरीर का। तो थोड़ा इसके बारे में विस्तार से समझाइए कि नींद अगर अच्छी तरह से ली जाए तो हमारी आवाज कैसी होगी, और नींद अच्छी तरह से ना मिले, शरीर को आराम नहीं मिला तो शायद आवाज बदल सकती है। नींद का बहुत गहरा रिश्ता है आवाज के साथ में। जब आप आराम से सो जाते हैं जी, तो यू गेट, आपका स्ट्रेस कम हो जाता है। अगेन वी विल कम टू हार्मोन्स, सम डिफरेंट हार्मोन्स विल बी सीक्रेटेड इन द स्टेज ऑफ स्लीप जी, और आपका पूरा वो स्ट्रेस कम हो जाता है, तो आपका आवाज ठीक हो जाता है। लेकिन जो नींद जो है वो रात का नींद लेना जरूरी है। आपका जो बायोलॉजिकल क्लॉक है नींद का, आपका नींद उससे कोरिलेट होना चाहिए। बहुत से लोग रात में बहुत देर तक जगते और फिर सुबह में देर से उठते और वो कहते कि नहीं मैंने नींद पूरी किया, दोपहर में 2 घंटा सोते, दैट इज नॉट एक्सेप्टेड। रात का नींद ये रात का नींद ही लेना चाहिए। जिनको ऐसा लगता है कि अपनी आवाज अच्छी रहनी चाहिए तो उन्होंने रात में जल्दी सो के सुबह में जल्दी उठ के फिर रियाज करना जरूरी है। एक सवाल ये है कि यंग जनरेशन जो है, नई पीढ़ी है, युवा बच्चे हैं, आजकल बहुत ज्यादा ईयरफोन का इस्तेमाल करते हैं। अपने मोबाइल से उसे जोड़ के, वायरलेस भी आ गए हैं, उसे क्या ईयरबड्स कहा जाता है, उस तरह के वो इस्तेमाल करते हैं ईयरफोन। तो उसे कितना इस्तेमाल करना चाहिए? ज्यादा इस्तेमाल करने से क्या कोई तकलीफ हो सकती है? उसको ज्यादा इस्तेमाल करने से तकलीफ हो सकती है। हियरिंग लॉस उसमें आपको दिख सकता है, या फिर स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस उसमें होता है, क्योंकि हमारे शरीर से दूर रखा हुआ स्पीकर, उसमें से निकलने वाली आवाज और बिल्कुल, हमारे कान में लगाया हुआ बिल्कुल, उससे निकलने वाली आवाज जो सीधे कान के पर्दे पर पड़ती है। बाहर से आने वाली आवाज ये ट्रेवल करके आती है, उसका इंटेंसिटी कम होता है, वो ज्यादा अच्छी होती है। लेकिन उसको आप नजदीक उसको चिपका देंगे तो उससे तकलीफ होने वाला है। तो ये तो यंग जनरेशन ने ख्याल में रखना जरूरी है। जैसा स्क्रीन टाइम कम होना चाहिए कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप, वैसा ये भी कम होना चाहिए। जो बच्चों को वो एडिक्ट हो गया, अभी बहुत सारे हमारी यंग जनरेशन एडिक्ट हो गए, उनको कान में डाले बगैर वो सुन नहीं पाते, उनका हियरिंग कैपेसिटी कम हो जाता है, क्योंकि दूर से आने वाली वेव्स कैच करने का जो कैपेसिटी है हमारे ईयर का वो कम हो जाता है ना, कम हो जाता है। तो इसलिए उनको हियरिंग लॉस और डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन ये ज्यादा दिख रहा है यंग जनरेशन में। जो वायलेंस हो रहे, बच्चे लोग हिंसक होने लगे, उनको अगर वो सुनने में नहीं दिया तो वो कुछ भी उसका रिएक्शन देते। तो मुझे ऐसा लगता कि अभी ये दिस इज अलार्मिंग सिचुएशन की ये चीज हमें कम करनी चाहिए। अगर आपको मोबाइल यूज ही करने तो हो सके तो जितना एज फार एज पॉसिबल आप स्पीकर फोन यूज करो, दूर से बात करो, दूर से सुनो। या फिर अभी बहुत सारे जो कार्स है, गाड़ियां, उसमें वो सिस्टम होता है कि वो उसको ब्लूटूथ को ज्वाइन करेंगे तो आपको कान के करीब लगाने की जरूरत नहीं, यू कैन स्पीक नॉर्मली। मुझे ऐसा लगता है कि ये गैजेट हमें अभी बच्चों को यूज करना देना चाहिए की जगह ब्लूटूथ स्पीकर लगा के बिल्कुल बिल्कुल सुन सकते हैं। और ये जो बातें ना, मुझे ऐसा लगता है कि ये अभी हमारा जो स्टडी है, हमारा जो करिकुलम है, उसमें आनी चाहिए। 4th स्टैंडर्ड, 5th स्टैंडर्ड, 6th स्टैंडर्ड के बच्चों को ये आना चाहिए करिकुलम में कि ब्लूटूथ लगाने से, कान का ईयरफोन नजदीक लगाने से क्या तकलीफ होने वाली है, उसके लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। दैट शुड बी इन देयर एजुकेशनल करिकुलम, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि इस टेक्नोलॉजी के बिना आगे बढ़ना तो असंभव है। बिल्कुल। फिर इसके साथ अगर जीना है तो कैसे जिया जाए, तो उसके क्या नियम बनाए जाए और वो उन नियमों का पालन कैसे करना है, सिखाना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ने से पहले एक और गीत हम सुनना चाहेंगे आप। ये है कि बहुत से लोगों को नहाने के बाद और वैसे भी सुबह शाम कभी कभार कान में कुछ गुदगुदी सी हो रही है तो वो ईयरबड्स डाल लेते हैं। कुछ लोगों को माचिस की तीली में कपास लपेट कर और उसे कान में डाल के घुमाते रहते हैं। ये कहाँ तक सही है? ये गलत बात है, क्योंकि बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं हम वो डालेंगे तो हमारा कान साफ रहेगा। दिस इज नॉट ट्रू। कान को साफ रखने की आपको कोई कोशिश करने की जरूरत नहीं, कान अपने आप साफ रहता है। दरअसल जैसे वो कहते हैं कि कान से मैल निकाल रहे हैं, क्या कोई कान में मैल जमा होता है? कान में मैल जमा होना इट्स ए नेचुरल प्रोसेस, होना ही चाहिए। अच्छा, दैट इज नेचुरल, दैट इज प्रोटेक्टिंग मैकेनिज्म। अगर कोई चीज आपको अटैक करती है कान के अंदर, कोई इंसेक्ट है या कोई पत्थर है चला जाता है, तो
वैक्स मेल उसको प्रोटेक्ट करता है। दैट इज नॉर्मल प्रोटेक्टिंग मैकेनिज्म। मेल हमारा दुश्मन नहीं है, मेल हमारा दोस्त है। मेल कब निकलना चाहिए? जब आपको तकलीफ दे रहा है, जब आपको सुनने में कम आ रहा है, जब आपको दर्द हो रहा है, अच्छा, तो तभी आप मेल निकलना चाहिए। वो भी डॉक्टर के पास जाके विद प्रायर ट्रीटमेंट उसमें कोई ड्रॉप्स डाले जाते हैं, वो मेल जो वैक्स है वो सॉफ्ट किया जाता है, फिर सक्शन से उसको निकाला जाता है। लेकिन बहुत से लोग अपने आप कान में कोई चाबी डालते, पेन डालते, पिन डालते और वो इंजुरी हो जाता है। अगर आपके ईयर ड्रम को टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जिसे हम कहते हैं उसको अगर इंजुरी होगी तो आपको सुनने में तकलीफ होती है और ऑपरेशन तक उसका करना पड़ सकता है। बहुत से बच्चों में ये चीजें देखी जाती है कि उनकी माँ उनके कान में वो बड्स डाल के पूरा साफ कर दिया, वो बच्चा हिलता है, रोता है, फिर वो इंजुरी हो जाती है। ऐसे बहुत से पेशेंट हर कोई ENT सर्जन के पास आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आदत गलत है। यानी हमें लगता है कि हम कान साफ कर रहे हैं, नहीं, दरअसल हम कान को तकलीफ दे रहे हैं। तो ये सबके लिए बहुत जरूरी बात है, ध्यान में रखना चाहिए। बहुत सारे पेशेंट अभी आते हैं ओपीडी में कि कान साफ करते समय वो जो आपने बताया कि वो कॉटन अंदर चला जाता है और वो बर्ड्स बाहर निकलता है। फिर उसको अंडर माइक्रोस्कोप कोई इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से वो हमें कॉटन निकालना होता है बाहर। अगर वो नहीं ख्याल में आए, नहीं निकाले तो उसमें उसका फंगस तैयार हो जाता है, फिर दैट गिव्स कॉम्प्लिकेशन। बहुत ही जरूरी बात थी जो सबको हमें ध्यान में रखनी है कि कान में किसी तरह के ईयरबड्स या माचिस की तेल या कोई भी ऐसी छोटी चीज जिससे हमें लगता है कि हम कान को सहला रहे हैं, गुदगुदा रहे हैं और कान साफ कर रहे हैं, मगर ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ एक गाना हो जाए डॉक्टर साहब। हाँ, मुझे वो गाना याद आ रहा है, शंकर जयकिशन साहब का संगीतबद्ध किया हुआ है शिवरंजनी राग में। जी, अगेन तुम्हें याद करते करते जाएगी रैन सारी, तुम ले गए हो अपने संग नींद। सेहतनामा में आप सुन रहे थे प्रोफेसर डॉक्टर मिलिंद भोई से जयंत पात्रिकर की बातचीत की पहली कड़ी। विषय ENT से जुड़ी समस्याएं और समाधान। कार्यक्रम का अगला भाग सुनिए अगले हफ्ते। इस कार्यक्रम के लिए तकनीकी सहयोग मनीष वैश्य से मिला और सेहतनामा इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। सेहतनामा। विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का। समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर। दिल ने